जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं संस्कृत अनुवाद। कैसे आप संस्कृत में संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो इसके थोड़ा सा नियम है जिसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आप इन सब नियमों को ध्यान में रख लेंगे बच्चों, तो फिर आप अनुवाद करने में आसान हो जाएगा। और ये 4 अंक, आपको 4 वाक्य आएंगे जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। उसमें से आपको मात्र 2 ही करना है, ये 2 अंक के होंगे। तो बच्चों इस पर मात्र आप सुनने पर फोकस कीजिएगा। आपके पास समय का अभाव रहेगा, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट मोड करके सुनिएगा, लेकिन सुनिएगा बस। 2 से 3 बार आप कंसंट्रेशन से सुन लेंगे तो फिर आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। प्लस आपको नॉलेज भी होगा। नंबर तो आप अच्छा पूरा गेन करेंगे करेंगे, लेकिन आपको नॉलेज भी होगा। क्लास 11 और 12 के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन बच्चों। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों। और मैक्सिमम बच्चों में, मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए बच्चों, अब हम संस्कृत के अनुवाद के कुछ नियम समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें जो हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो फटाफट हम लोग देखते हैं बच्चों। जैसे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बातें हैं? सर्वप्रथम सबसे पहले क्या, कर्ता का जो लिंग है, पुरुष लिंग है, स्त्री लिंग है, वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, पुरुष है, और पुरुष की जानकारी होनी चाहिए। मतलब मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, या प्रथम पुरुष है, इस तरह से। तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आप ये बात दिमाग में रखे रहिएगा बच्चों कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और नपुंसक। ये 3 बातें हो गई। अब आगे थोड़ा और देखते हैं। तो पुरुष में देखिए, अब हरि हो गया, भानु हो गया, बालक हो गया, सह हो गया, ये सब पुल्लिंग में आता है। नदी, मति, धेनु, लता, सा, ये सब स्त्रीलिंग में आता है बच्चों। और नपुंसक में देखिए, मनस हो गया, जगत, जल, गृह, वारी, फल, ये सब क्या हो गया बच्चों? नपुंसक लिंग। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और संस्कृत के वचन की तरफ फोकस करते हैं। तो वचन में भी बच्चों ये वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपने पहले भी पढ़ा है शब्द रूप और धातु रूप को। तो उसमें एक वचन, बहुवचन और द्विवचन और बहुवचन को देखा ही है। तो देखिए बच्चों, एक वचन में जैसे फल हो गया, राम हो गया, बालक हो गया, एक वचन में आ गया। लेकिन अब वहीं पर द्विवचन तो 2 पुस्तकें, मतलब 2 रहेगा। कोई भी चीज, 2 अश्व, जैसे 2 घोड़े, 2 वह दोनों। अब बहुवचन में बच्चों वह 2 से अधिक हो जाएंगे, बस लड़के, पुस्तकें, सब, वह सब, ये सब हो जाएगा बहुवचन। संस्कृत में पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बारे में आप पहले से थोड़ा सा जानकारी रख लिए है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा ही दिया है। शब्द रूप और धातु रूप में, तो शब्द रूप में आपने देखा ही। तो इसमें देखिए संबंध, जिसके संबंध में बात की जा रही है प्रथम पुरुष, हम जिसके संबंध में बात की जाती है, जैसे सह, प्रथम पुरुष जिसके संबंध में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष। जैसे सह वो, तो वह दोनों, ते वह सब। और मध्यम पुरुष में बच्चों जिससे बात की, जो व्यक्ति, मतलब कोई दो व्यक्ति है जो आपस में बात करता है, जिससे बात करता है, वो तो हो गया मध्यम पुरुष। जैसे त्वम, युवाम, युवम, बहुत सारे लोग, युवम, तुम सब लोग, युवाम तुम दोनों, और तुम। और हम जिसके बारे में बात करते हैं, कोई थर्ड पर्सन, तो वो बच्चे हो गया प्रथम पुरुष। जैसे सह, तव, ते, वह सब, वो हो, वह दोनों, वह सब। अब आइए बच्चों उत्तम पुरुष पे आते हैं। तो जो स्वयं बात करने वाला होता है, जैसे मैं उत्तम, अहम, अहम उत्तम होता है बच्चों। अहम, आवाम, वयम, वयम हम सब हो गए, आवाम हम दोनों हो गए, और अहम का अर्थ मैं होता है, मैं। तो अब देखिए कर्ता और क्रिया के अनुसार, कर्ता, क्रिया और धातु निम्नवत है। क्या है कर्ता बच्चों, क्या है क्रिया, ये है सब थोड़ा फटाफट देख लेते हैं हम लोग। कर्ता क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति कोई कार्य करता है वही कर्ता होता है। जैसे आप, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो वो कर्ता हो गया। सोहन खा रहा है तो सोहन कर्ता हो गया। क्या, सोहन खा रहा है, इस प्रकार से सोहन यहाँ पर करता है। क्रिया, अब क्रिया जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वो सब जिससे किसी कार्य का, जैसे सोहन खादत, क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है? सोहन खाना खा रहा है, तो खादत या क्रिया होगी। उसी प्रकार से बच्चों धातु,
तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्रिया का मूल रूप क्या है, ये मूल रूप क्या होता है। अभी तो मैं बताएंगी कि खादत क्रिया हो गया। अब बच्चों ये खादत है और खादत में मूल रूप खाद है। क्या है? खाद है, खाद्य। तो जैसे सोहन खादति, तो इस वाक्य में जो खादति है क्रिया का मूल रूप खाद है। अर्थात आप पूछेंगे कि खादत क्रिया का मूल रूप क्या है, तो आप बताएंगे खाद। या खादत क्रिया किस मूल रूप से उत्पन्न हुआ है, तो खाद धातु से उत्पन्न हुआ है। ऐसे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं बच्चों। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, कोई भी पुरुष हो उसका वचन और कर्ता हो, उसके साथ उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया भी लगेगी बच्चों। ये बात अब ये आगे आप जब देखेंगे, ये नियम थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है और उसी, जैसे आप हिंदी में देखते हैं और क्या है, एक वचन का कर्ता है, संज्ञा है, तो उसमें क्रिया भी एक ही वचन की। जैसे मोहन खाता है तो क्रिया वो एक वचन की लगी है। वही सब जाते हैं तो क्रिया बहुवचन की, मतलब जाते हैं बहुत लोग। इस तरह से संस्कृत में हमारे होता है। तो क्रिया पर कर्ता के लिए लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संस्कृत में ये खासियत है बच्चों। जैसे हिंदी में हमारे क्या होता है, लड़की है जाती है, शीला जाती है, तो वहां चित्ती लग जाएगा। और मोहन जाता है तो वहां तक ता लग गया, देखिए जाता है जाती है। लेकिन हमारे संस्कृत में ऐसा कोई फर्क नहीं। वही कह रहे हैं कि क्रिया पर कर्ता के लिंग, अर्थात वो स्त्रीलिंग हो, पुरुष लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए एक ही क्रिया प्रयोग होती है। अब देखिए संस्कृत में तीनों लिंगों के लिए एक ही क्रिया का प्रयोग होगा। संस्कृत में तीनों लिंगों के लिए, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, या नहीं बच्चों, ये क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों के लिए एक ही क्रिया का प्रयोग होगा। यही चीज आपको समझना है। अब 8वें पॉइंट पे हम लोग आते हैं बच्चों। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है कि संस्कृत में केवल हम नियम समझ रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमको अनुवाद करना है। तो इस नियम को आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कम से कम 2-3 बार सुन लीजिएगा। जैसे सुनेंगे तो आप, बच्चों का जो मस्तिष्क होता है बच्चों बहुत तेज होता है। 2 से 3 बार अगर ध्यान से सुन लेंगे तो एकदम समझ जाएंगे कि मैम क्या कहना चाहती हैं। फिर आप अनुवाद आसानी से कर लेंगे। आप ये 7वें पॉइंट पे बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब 8वें पे देखिए, संस्कृत में केवल प्रथम पुरुष के कर्ता का पर लिंग का प्रभाव पड़ता है। जो प्रथम पुरुष का कर्ता होता है उस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, कि मतलब ये पुरुष लिंग है या नपुंसक लिंग है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों में समान ही होते हैं। अब 9वां पॉइंट देखिए बच्चों, संस्कृत में विशेष शब्दों पर विशेष के लिंग का प्रभाव पड़ता है। जैसे संस्कृत में जो विशेषण शब्द होता है उस पर जो विशेष के लिंग होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे विशेष मतलब संज्ञा, तो संज्ञा क्या है, स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग है, नपुंसक लिंग है, जो भी होगा उसका विशेषण भी उसी प्रकार प्रयोग होगा बच्चों। इस पर भी आप फोकस कीजिएगा। 6, 7, 8 इस सब पॉइंट पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहे हैं, अर्थात समझने का अर्थ है कि जिस लिंग और वचन का होगा उसके साथ उसी लिंग या वचन का विशेषण भी प्रयोग होगा। विशेषण की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर क्रिया की नहीं, विशेषण की बात हो रही है। जैसे सुंदर बालक, तब ये यहाँ पर देखिए बालक, बालक एक है, इसलिए यहाँ पर विशेषण भी बच्चों सुंदर लगा हुआ। बालक विसर्ग है तो सुंदरा में भी विसर्ग है, अर्थात बालक एक वचन का है तो सुंदरा भी, मतलब विशेषण जो है वो भी एक ही वचन का है। सुंदरी बालिका, तब याद देखिए बालिका है ना बच्चों, बालिका एक वचन है, एक ही बालिका है, इसलिए यहाँ पर सुंदरी लगा हुआ है। चित्रम, ये नपुंसक लिंग के लिए चित्रम है तो सुंदरम क्या होगी, यहाँ भी चित्रम में मा रहा है, सुंदरम में मा रहा है, द्वितीय विभक्ति। 10वें पॉइंट पे देखिए बच्चों, वर्तमान काल की क्रिया के साथ अस्म का प्रयोग करके भूतकाल में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे राम क्रीडता, राम क्रीडति, तो अब राम खेलता है। अब वही देखिए राम क्रीडत अस्म, तो राम खेलता था, अस्म लगा दिया ना बच्चों, तो वहां पर था हो गया। वही कह रहे हैं कि मतलब अस्म का प्रयोग करके भूतकाल में प्रयोग किया जा सकता है। अब थोड़ा सा सामान्य नियम भी देख लेते हैं बच्चों अनुवाद के। अभी हम अनुवाद के नियम ही देख रहे हैं। क्या अनुवाद, संस्कृत के वाक्यों को हिंदी में कैसे लिखना, इसके नियम को हम लोग समझ रहे हैं।
तो संस्कृत में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम कर्ता पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ पर ध्यान देना चाहिए बच्चों? जब भी आप संस्कृत पे का अनुवाद करें तो सबसे पहले कर्ता पर ध्यान दें। और क्या ध्यान दें, ये भी ध्यान दीजिए। तो कर्ता किस वचन तथा किस पुरुष में है? एक वचन में है या बहुवचन में है या द्विवचन में है या प्रथम पुरुष में है या मध्यम पुरुष में है या उत्तम पुरुष में, किस पुरुष में है? तो मध्यम और उत्तम पुरुष के कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी आपने पढ़ा है कि प्रथम पुरुष में ही परिवर्तन होगा, प्रथम पुरुष के कर्ता के अनुसार विशेषण का प्रयोग होगा, और बाकी किसी मध्यम या उत्तम पुरुष के कर्ता में कोई, हम समझ पा रहे हैं बच्चों कि आपको थोड़ी सी बातें क्लिष्ट लग रही होंगी कि मैम क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से विश्वास कीजिए, ध्यान से बस सुनिए, 2 से 3 बार सुन लीजिए और फिर इसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में एक एक चीज टप टप बैठेगी, कहोगे कि हाँ मैम यही चीज ऐसे ऐसे बता रही थी, इसका यहाँ पर ऐसे प्रयोग है। तो बस आप सुनते जाइए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए, संस्कृत में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम को कर्ता पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद किस वचन तथा किस पुरुष में है इस पर ध्यान देना चाहिए। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का अर्थ है निश्चित होता है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, बाकी के सभी कर्ता प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। तो निम्नलिखित अब तालिका को देखिए बच्चों, तो थोड़ी बातें और समझ में आएगी। ये तो हो गया प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये हो गया एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। अब आते हैं, फोकस करते हैं चीजों पर। तो सह क्या है? कर्ता है। सह क्या है? कर्ता है, पुरुष है, पुल्लिंग है, वह। वहीं पर आप स्त्रीलिंग में जाएंगे तो इस सह के स्थान पे सा हो जाएगा। तो सह कर्ता, तव वह दोनों, तो सह पठति। आप सह के साथ क्या लगाएंगे? पठति, ना कि पठता। ध्यान दीजिए, आप सह के साथ पठता नहीं लगाएंगे, पठति लगाएंगे। यही चीज आपको वहां बता रहा था। अब जब तव आ गया बच्चों, द्विवचन द्वय दोनों, तब आप पठता लगाएंगे, क्रिया। वही कह रहा था कि आपको कर्ता के अनुसार क्रिया को लगाना है। कर्ता पर द्विवचन का है तो द्विवचन की क्रिया लगेगी, कर्ता एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, कर्ता बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। आपको हमने पठधात पढ़ाया है, पठति पठता पठन याद कीजिए, और सह तवते ये भी हमने पढ़ा है। तो देखिए बच्चों, अब ये ते हो गया बहुवचन, तो यहाँ पर पठन भी हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वाक्य बनाना है कि वह पढ़ते हैं, वह सब पढ़ते हैं, हिंदी आ गया कि वह सब पढ़ते हैं, या लिखा है संस्कृत में कि ते पठंत, तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे? वह सब पढ़ते हैं। बस इतनी सी बात है बच्चों। अब मध्यम पुरुष में आ जाइए। तुम अर्थात तुम या तुम। तो तुम क्या साथ में आपको हमने वहां पर पढ़ाया था, जब पठधातु पढ़ाया था, याद कीजिए बच्चों पिछली क्लास में। तो हमने आपको बताया था कि मध्यम पुरुष में पठसी पठ था पठत, पठ था पठत, याद कीजिए। जो हमारे नए बच्चे जुड़े हैं, नहीं देखें तो पहले क्लास को अवश्य देख लें बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, संस्कृत व्याकरण करके क्लास 10 का। तो अब यहाँ पर देखिए, मध्यम पुरुष पठसी पठथा। तो अब जब युवाम लगाएंगे बच्चों तो वहां पर क्रिया पठथा लग जाएगी। क्यों? क्योंकि द्विवचन का मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष की क्रिया भी लगेगी। अब युवम देखिए, वहां पर युवम हमने बताया था तुम सब बहुवचन के लिए, पठथ युवम पठथ। बस बच्चों इसको बार बार सुन लीजिए और फिर जब आप वाक्य बनाएंगे समझ में आएगा। टेंशन मत लीजिए, संस्कृत बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है। अहम, अहम माने मैं। अब हमने आपको बताया था उत्तम पुरुष में आमी आव आवह, आवह आमा, याद कीजिए, आमी आवह आमा हमने बताया था। तो अहम, अब यहाँ पर देखिए अहम उत्तम पुरुष है। अब इसके साथ आपको क्रिया पठामी लगाना पड़ेगा। अहम पठामी, क्या कहेंगे? अहम पठामी। इसका हिंदी हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ। आवाम, आवाम पठावह, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम, हम सब, पठामह, हम सब पढ़ते हैं। इस तरह से होगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि कर्ता प्रथम पुरुष होगा, प्रथम पुरुष का होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी, तथा कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। ये बात आप बहुत ध्यान से 2-3 बार समझ लीजिएगा बच्चों। और यदि कर्ता तथा क्रिया के संबंध में परिवर्तन हो जाए तो अनुवाद अशुद्ध हो जाता है। इसी को आपको ध्यान देना, क्योंकि आपको शुद्ध अनुवाद करके 2 नंबर लाना है। संस्कृत में 5 लकारों, बच्चों आप फोकस कीजिएगा, 2 नंबर छोटी बात नहीं होती। एक एक नंबर से राशि लगती है। आपको 90+ नंबर लाना है, तो आप हर एक पॉइंट पे फोकस कीजिएगा।
लगा। और इससे साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, नंबर तो नंबर होता ही है, नंबर तो आपको मिलेगा ही, आप पढ़ेंगे, इससे आपका नॉलेज गेन होगा, आपका मस्तिष्क डेवलप करेगा अपने विषय को लेकर, आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जब क्लास 11 में जाएंगे तो आप मतलब एकदम विकसित रहेंगे चीजें, कि आपको चीजों की जानकारी अच्छे से रहेगी, फिर आपके किसी के सामने आप सबको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं अपने क्लासमेट्स को। तो यही चीजें हम पर बच्चों हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप 2 से 4 बार इसको समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये 2 नंबर का वीडियो चूंकि लॉन्ग है इसलिए हम इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे कम से कम। तो संस्कृत में सामान्यतः निम्नलिखित 5 लकार होते हैं, आपने पहले ही समझ लिया है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार और लोट लकार। लट लकार में देखिए बच्चों, तो वचनानुसार लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग होगा, वर्तमान काल के वाक्यों के साथ और वह वचन के अनुसार लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग होगा। लंग लकार आप भूतकाल जानते हैं, वाक्यों में भूतकाल के वाक्यों के साथ कर्ता व वचनानुसार लंग लकार की क्रिया लगेगी। क्रिया और कर्ता की बात हो रही है बच्चों। लट लकार भविष्यत काल में, तो भविष्यत काल में जो वाक्य के अनुसार या वचन है, मतलब प्रथम एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, उस हिसाब से लिट लकार की क्रिया लग जाएगी। जैसा कि हमने आपको हसती हंसता हसंती पढ़ाया है, पठति पठता पठंती भविष्य में हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यंती पढ़ाया, याद कीजिए बच्चों। उसी प्रकार से लोट लकार में पढ़ाया है हमने, तू ताम अंतु, इस तरह से देख लीजिएगा बच्चों वहां पर पिछले क्लास को। तो अर्थ मतलब यहाँ पर आज्ञा का अर्थ है, और विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में। इस तरह से अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर फिर से आप समझ लीजिए गम धातु। अब यहाँ पर थोड़ा चीजें आपको समझ में और आएंगी। एक वचन है, द्विवचन, ये वचन पे भी फोकस कीजिएगा बच्चों, और पुरुष पे भी, प्रथम मध्यम और उत्तम, ये चीजें आपको ध्यान देना है। अब देखिए बच्चों, सह गच्छत ऐसा लिखा रहेगा, आपको लिखना रहेगा, वो हो जाता है बस। तौ गच्छतः वह दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति वह सब जाते हैं, त्वं गच्छसि तुम जाते हो, युवाम गच्छतः तुम दोनों जाते हो, युवम गच्छथ तुम सब जाते हो, अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। इस तरह से आपकी अब देखिए बच्चों, अब संस्कृत में अनुवाद यही चीजें हैं। राम पढ़ता है, यही चीज ऐसे आएगा बच्चों, बहुत कठिन नहीं आएगा। आप देख लीजिए, आपको क्या करना, आप अपने मन से बता दीजिए। देखिए आप बता लेंगे अपने मन से, देखिए आप इसको हम थोड़ा छिपा देते हैं, आप बताइए। देखिए राम पढ़ता है, क्या लिखेंगे, राम एक वचन है कि नहीं है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, राम पठत पठती, क्या लगाएंगे, तीता। यहाँ पर देखिए लिखा भी है राम पठती। तुम सब कहाँ जा रहे हो, अब यहाँ पर देखिए तुम सब आ गया बच्चों, इसका मतलब बहुवचन है, तो अब बहुवचन में क्या लगाएंगे, युवम। बहुवचन में क्या है, त्वम युवाम युवम, तो युवम कहाँ जा रहे हो, कुत्र गच्छन्ति, त्वम युवम कुत्र गच्छन्ति तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों गेंद खेलते हो, तुम दोनों, तो युवाम हो जाएगा। अब इसकी क्रिया भी वही लगेगी, क्या क्रिया क्या लगेगा, युवा में यहाँ देखिए क्या लगा है, गच्छतः, तुम दोनों दो ही हो ना बच्चों, तो देखिए गच्छतः, तो अब गच्छतः लिखा है, तो क्रीडितः खेलते हो क्या, गेंद। इस प्रकार से देखिए ऐसे ही आएगा बच्चों, कंडु गेंद। यहाँ पर देखिए तुम दोनों खेलते हो, तो युवाम कंदुकेन क्रीडितः, देखिए बच्चों थह, देख लीजिए यहाँ पर थह है ना, समझ पा रहे हैं, मध्यम पुरुष में था, और अब वहीं पर बहुवचन आ जाएगा तो सिर्फ था रहेगा, गच्छत, गच्छथा नहीं रहेगा, गच्छत रहेगा। पठत पठता पठंती, और उसके बाद में क्या कहते हैं, गच्छत गच्छतः गच्छन्ति, गच्छत गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामा। अच्छा, तो वही चीज आप याद कर लीजिएगा बच्चों पिछले क्लास का। तो अब यहाँ पर देखिए, तुम सब कहाँ जा रहे हो, मैंने आपसे कहा युवम कुत्र गच्छथ, गच्छथ है ना, गच्छत है ना, गच्छथा नहीं है, द्विवचन, लेकिन यहाँ पर बहुवचन है। तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो बहुवचन है, और तुम सबके लिए युवम लगेगा, कुत्र माने कहाँ, और गच्छथ। अब यहाँ पर देखिए चौथे पर वह दोनों पद, अब यहाँ पर साफ साफ लिखा वह दोनों, तो वह दोनों के लिए आपने तो प्रयोग किया, और क्या लिखतः पठतः है ना, गच्छतः पत्रम लिखत, क्या लिख रहे हैं, पत्र लिखते हैं। अहम विद्यालय गच्छामि, तो हम के साथ आमी लगेगा, गच्छामि, कहाँ विद्यालय। ते धावंती, वह सब दौड़ते हैं, धावंती देखिए धावंती लगा नहीं, ते बहुवचन है, वह सब दौड़ते हैं। आवाम, आवाम मतलब हम,
जलम पीबावाह, है ना। आवाम यानी कि हम दोनों जल क्या कर रहे हैं, पीबावाह पी रहे हैं। और वयम ग्रामम गच्छामः, वयम हम तुम दोनों ग्रामम ग्राम गच्छामः, ये देखिए गच्छामः द्विवचन, और द्विवचन का कर्ता भी है तुम दोनों। कहाँ, ग्रामम ग्राम गांव जा रहे हैं। अब देखिए वह सब दौड़ते हैं, हम सब गांव जाते हैं। तो वयम, हाँ बच्चों, हम सब गांव जाते हैं। और तुम कहाँ जाते हो, तो तुम कुत्र गच्छसि, देखिए त्वम के जगह पर सी लगे, गच्छसि लगेगा, अर्थात सा अंतिम में रहेगा, गच्छसि पठसि। सह भोजनम खादति, है ना। सह भोजनम तो वो भोजन खाता है, सह भोजनम खादत, मैं विद्यालय जाता हूँ, अहम विद्यालय में गच्छत, हम दोनों जल पीते हैं, आवाम जलम पीबावः। इस प्रकार से आपने देखा। अब देखिए बच्चों, हस धातु को भी देख लीजिए। आपने किस धातु को अभी देखा था, पठ धातु को देखा था। हस धातु को भी देख लीजिए। हस धातु हंसना क्रिया लंग लकार, लंग लकार अर्थात भूतकाल में देखिए तो वो हंसा। सह हमने आपको भूतकाल में पढ़ाया था बच्चों कि आपका पहचान रहेगा, आ लगा रहेगा पहले। ये भूतकाल की पहचान होती है, भूतकाल क्रिया की पहचान होती है। जैसे पास्ट टेंस की क्रिया की पहचान संस्कृत में आ पहले लगा रहेगा, देखिए। तो वही चीज है, आ हसत, आ पठत, तव हसताम, आ हसताम, हम तुम दोनों, वह दोनों हंसते हैं। तव आ हसताम, वह सब हंसते हैं, वह सब हंसे, तो ता ते अहसन। हमने बताया था बच्चों कि यहाँ पर अगर ना में हलंत लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक वचन में आप देखिए आ हसत लगा दिए, लेकिन वहीं पर आप मध्यम पुरुष में जब जाएंगे बच्चों, बहुवचन में जाएंगे तो वहां हलंत हट जाएगा। इस चीज पे आप हलंत नहीं है तो समझ लीजिएगा कि ये मध्यम पुरुष और बहुवचन की बात हो रहा है। अगर हलंत लग गया तुरंत आप जान जाइए प्रथम पुरुष एक वचन की बात हो रही है। ये आपका हो गया क्या, भूतकाल की क्रिया। अब तुम हंसते हो तो तुम अहसा। पिछले क्लास को अब से देख लीजिएगा बच्चों, शब्द रूप और धातु रूप को। युवाम आहस्तम, तुम सब हंसे, युवम आहसत, मैं हंसा, अहम अहसम, हम दोनों हंसे, आवाम अहसाम, हम सब हंसे, वयम आहसाम। इस तरह से आप देखेंगे बच्चों, जो करता है संज्ञा है, मतलब करता जिस वचन में उसी वचन में आपकी क्रिया भी लगी हुई है। यही चीज आपको ध्यान देना। अब देखिए भूतकाल में कुछ संस्कृत वाक्यों को, तो वो घर गया, सह गृहम अगच्छत, वह सब गेंद खेले, वह सब गेंद से खेले, तो वह सब अर्थात ते कंदुकेन, गेंद गेंद से, गेंद के द्वारा, तृतीया विभक्ति। कंदुकेन हमने बताया था बालकेन, है ना। तो आपने देखा था शब्द रूप जब, तो वहां पर प्रथमा द्वितीय तृतीया, प्रथमा एक वचन, प्रथमा में क्या कहते हैं, राम रामम रामा, है ना। पढ़े रामा राम, राम रामम रामेण, रामाय रामात रामश रामे राम, तो रामेण कंदुकेन आक्रीडन। आ क्यों लग गया, क्योंकि ये भूतकाल में है। तो पुस्तकम अपठताम, तो अर्थात वह दोनों, पुस्तकम अपठताम। इस तरह से आप बच्चों देखिए, मैं विद्यालय गया, अहम विद्यालय में आगच्छम, तुम सब गीत सीखे हो, तो युवम, तुम सब हो ना बच्चों, तो युवम गीतान अलिखत, गीतान अलिखत, देखिए क्रिया भी बहुवचन में है। वयम, वयम अर्थात हम सब, विद्यालय हम सब मतलब बहुवचन, विद्यालय आगच्छाम। अब यहाँ पर तुमने क्या लिखा, तुम किम आलिखो हो, तुम दोनों ने क्या खाया, युवाम, तुम दोनों, युवाम किम अखादतम। अब देखिए हम दोनों मतलब हम दोनों, आवाम जलम आप ही बाओ। देखिए क्रिया, क्रिया वो देखिए, वो कर्ता को देखिए। अब देखिए सीता पत्रम आलिखत, सीता एक वचन, क्रिया भी एक वचन आलिखत। ये देखिए बच्चों पठ धातु क्रिया लिट लकार को देख लीजिए, तो वो पढ़ेगा सह पठिष्यति, तो वह दोनों पढ़ेंगे, तव पठिष्यतः, वह सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, तुम पढ़ोगे, तुम पठिष्य से तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथः, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। तो इस प्रकार से हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, मोहन पुस्तक पढ़ेगा तो मोहना पुस्तकम पठिष्यति, राम बाजार जाएगा, राम आपणम गमिष्यति, वह सब कहाँ जाएंगे, तो ते कुत्र गमिष्यन्ति,
वैसा में तो यंती लग गया, ते यंती। अहम विद्यालयं गमिष्यामि, अहम के साथ यामी लग गया, आमी। वयम भोजनम खादिष्यामः, यहाँ देखिए तुम खेलोगे तो तुम क्रीडिष्यसि, तव पुस्तकम पठिष्यसि, तुम दोनों पुस्तक पढ़ोगे, तुम दोनों क्या करोगे, युवाम किम करिष्यथ, और हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे तो आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, तुम सब गेंद खेलोगे तो युवम कंदुकेन, गेंद से खेलोगे, कंदुकेन क्रीड्यस्थ, क्रीड्यस्थ। तो इस तरह से बच्चों अब पचधातु को हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए जिससे आपको पढ़ने में ज्यादा समय, क्योंकि इसको 2 से 3 बार वीडियो आपको देखना है, ध्यान से देखना बच्चों। अब ऐसे देखिएगा इसको, आप ये मत अन्यथा मत लीजिएगा कि ये 2 अंक का है तो इसमें कितना पढ़े, नहीं, जितना ये अभ्यास है बच्चों, ये जितना आप मैक्सिमम पढ़ रहे हैं ना, बस ये अभ्यास है, बार बार इसी को समझ लेंगे, यहीं से आपकी परीक्षा में 2 अंक फट आएंगे बच्चों। और आप गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देखा और ध्यान से समझ लिया, एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लिया एक बार, तो फिर आपको चीजें, अब एग्जाम टाइम में आप सोचेंगे कि इसको देख लिए एग्जाम टाइम में ये ना मिले, तो बच्चों आप सर्च कर लेंगे, यूट्यूब पे तुरंत जाएंगे, क्या आप सर्च करेंगे कि संस्कृत व्याकरण बाई किरण मैम या लक्ष्य हिंदी क्लास बाई किरण मैम, अब उस पर आपको मिल गया, आप तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, क्लास वाइज अलग अलग पीडीएफ रहेगा, आप जिस भी क्लास में यहाँ पीडीएफ निकालिएगा और यहाँ से पूरी चीजों को फटाफट सुन लीजिएगा एक नजर में, कुछ समय देंगे और दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क बहुत तेज होता है, ये चीजें बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।